हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर कनोल में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की। क्लास 6 से हमने स्टार्ट किया था और इसका मैंने पॉलिटिकल का जो पार्ट था, पॉलिटिकल स्टडी का जो पार्ट था, सोशल स्टडी का क्लास 6 का, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, समझ लिया था। और आज हम एक और किताब जो अपनी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसका आज हम पहला जो लेसन है इसको हम समझेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो ये दो पार्ट में आएगा आपके लिए। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में जो पहला चैप्टर है ये हमें बता रहा है पहले चैप्टर में कि जो हमारा जो पास्ट था वो कैसा था। हम उसमें जो लाइफ थी ह्यूमंस की वो कैसी थी, ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे, क्या खाते थे, वो सब कुछ इस लेसन के थ्रू हमें समझने को मिलेगा। लेसन का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और क्यों। ये लेसन का नाम है। ये क्वेश्चन जो जिस तरह से हमारे 3W और 1H है, ये एक तरह से हमें क्वेश्चन बता रहे हैं, हमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, उनका जीवन कैसा था और वो मतलब कि उस समय वो क्या करते थे, मतलब कि अपने लाइफ को जीने के लिए, जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए वो किस तरह का जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले यहाँ पे देखें किताब में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट में जब जाते हैं तो क्या देखेंगे? सबसे पहले पास्ट में हम पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम लोगों के बारे में क्या जान सकें। ठीक है, जैसे कि लोग खाते क्या थे उस समय, ठीक है, किस तरह के कपड़े पहनते थे, फिर वो कहाँ पे किस तरह के घर में रहते थे। जैसे पहले केव्स होती थी, वहाँ पे रहते थे, घर में रहते थे। विलेज धीरे धीरे गांव बनने लगे, फिर उस तरह से वो अपना मतलब लाइफस्टाइल उनका चेंज होता गया। ठीक है, इसके अलावा जो शिकारी थे हमारे, वो किस तरह से रहते थे, जो चरवाहे थे, हर्डर्स, वो किस तरह से रहते थे, किसान, फार्मर्स, और जो रूलर्स, जो किंग्स, राजा महाराजा थे, वो किस तरह से रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। एक नॉर्मल इंसान से हटकर उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था। जो मर्चेंट थे, ठीक है, टैक्स पेयर, वो किस तरह से रहते थे। पंडित, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट उस समय के, वो क्या करते थे उस समय, मतलब किस तरह का प्रयोग करते होंगे, किस तरह का म्यूजिक उनका होता होगा, ठीक है, किस तरह के आर्टिस्ट होते होंगे। वो चीज़ हमें पास्ट के बारे में जानने, जब हम पास्ट को अच्छे से समझते हैं तो उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पहले के जो लोग थे, जब स्टार्टिंग की हम बात करें लगभग 8000 9000 साल पहले की, तो वो लोग रहते कहाँ थे, ठीक है, कहाँ पे रहते थे पहले? सबसे पहले तो एक मतलब कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लोग थे वो रहते थे अपना नर्मदा नदी के पास। नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ पे है हमारी? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। आगे मैप के थ्रू में आपको समझाऊंगा मैं इसको। मध्य प्रदेश में है ये, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की, इसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, क्योंकि ये एकमात्र जो नदी है ये दोनों राज्यों को पानी प्रोवाइड करवाती है, और इसीलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो हजारों साल पहले जो हमारे जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे हमारे नर्मदा नदी के पास। ठीक है, उनके अवशेष हमें वहां से मिले हैं कि पहले जो लोग सेटल हुए वो नर्मदा नदी के पास सेटल हुए थे लगभग हजारों साल पहले। और जो वहां पे जो लोग रहते थे, वहां पे जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदर थे। स्किल्ड गैदर मतलब कि उनके पास स्किल्ड थी, हर चीज को जानने के लिए वो काफी शार्प माइंडेड थे लोग उस समय के। ठीक है, जैसे कि उनको सभी जितने भी वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, प्लांट्स थे, उनके बारे में पूरा नॉलेज था उनको।
सब कुछ जानते थे कि एक कौन सा जो पेड़ है उसके जो फल हैं वो खाने योग्य हैं, ठीक है, कौन सी रूट जड़ है उसके जो हमारे काम के योग्य है। तो वो सब कुछ उनको पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होती थी। वो मतलब कि वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी नॉलेज जिसको होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो शार्प माइंडेड लोग थे। और मतलब कि अगर उनको जो, और वो हंटेड हंटेड भी थे, मतलब कि एनिमल हंटेड भी थे, शिकार करते थे वो, एनिमल्स जानवर्स का शिकार करते थे। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारे लाइक वेजिटेरियन थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अपना फल फ्रूट खा के ही अपना पालन पोषण नहीं करते थे, बल्कि वो एक एनिमल्स हंटेड भी थे, शिकारी थे वो, जानवरों के भी, जानवरों का मीट मांस भी खाते थे वो, ठीक है। तो उस समय के लोग उस तरह के होते थे। और हमने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में, उसमें हमें पता चला है कि जो उनके जो जो पुराने टाइम के जो लोग थे हमारे एंशियंट टाइम के, वो काफ़ी तरह के टूल बनाते थे पत्थरों से, ठीक है, शार्प टूल्स होते थे जिससे वो शिकार करते थे, ताकि अपने मतलब कि अपने अपने जीवन का वो निर्वाह कर सकें उस खाने से जो वो शिकार के थ्रू हासिल करते थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको नर्मदा रिवर के बारे में बताया था, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक एक प्लेट्यू है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहाँ पे एक नर्मदा कुंड है जहाँ से हमारी जो नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। नर्मदा रिवर कहाँ पे है ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट आपको लोकेशन बता रखी है, ये, ठीक है, यहाँ पे बता रखी है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है। और ये कहाँ पे अपना जो ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कहाँ पे, जैसे कि जो गुजरात का एक गल्फ है, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात में ये ड्रेन होती है। कहाँ पे, जो गुजरात की एक सिटी है, भरूच, भरूच कहते हैं जिसे, ठीक है, भरूच सिटी में है। और भरूच सिटी के अंदर गल्फ ऑफ खंभात है, वहां पे ये ड्रेन होती है। और कहाँ पे जाके मिलती है, अरेबियन सी में, ठीक है, नर्मदा रिवर जो है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी नर्मदा रिवर है वो कहाँ से फ्लो होती है, कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है, और किस सिटी के अंदर वो ड्रेन होती है, मतलब किस सिटी के अंदर जाके फिर ओशियन में ड्रेन होती है। तो भरूच सिटी है गुजरात में, भरूच, ठीक है। और ड्रेन होती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंभात में। और गल्फ ऑफ खंभात से होकर वो कहाँ पे मिल जाती है, हमारी अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि जो नर्मदा रिवर है वो हमारी अमरकंटक से, नर्मदा कुंड से होकर निकलती है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से, नर्मदा कुंड से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स के बारे में। सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स कहाँ पे, हमारी पाकिस्तान में है। सुलेमान और कीर्तिहार दोनों हिल्स पाकिस्तान में हैं। और वहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि जो सबसे पहले जो 8000 साल पहले जो लोग थे, जिन्होंने कि जो आदमी और जो भी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले फसल को ग्रो करना, ठीक है, ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले, मतलब कि गेहूं और जौ को ग्रो जिन्होंने किया था हमारे इस ईस्टर्न रीजन में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान के एरिया में, वो उसके अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं कि जो औरत और जो आदमी थे उन्होंने सबसे पहले वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट किया था लगभग 8000 साल पहले, ठीक है। और उसी समय लगभग जो लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उनका पालन पोषण करना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जानवर किस तरह के, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल, ठीक है, मतलब शीप क्या, भेड़, बकरी, बैल, गाय, ठीक है, इस तरह के जो जीव थे, इस तरह के जो जानवर थे, उनका पालन पोषण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और वो अब गांव में रहते थे, मतलब कि एकजुट होकर रहते थे, ठीक है। पहले के जो लोग होते थे वो काफी मतलब
मिलजुल कर रहते थे। एक जैसे अभी की अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, जैसे ठीक है सिर्फ क्या बोलते हैं कि छोटी सी फैमिली होगी 3 या 4 बंदों की, लेकिन उस समय जब लोग थे तो वो सारे पूरा का पूरा गांव एक साथ इकट्ठे रहते थे। मतलब वो इकट्ठे क्यों रहते थे? क्योंकि जानवर के डर से, अगर लोग इकट्ठे होंगे तो जानवर जो भी होगा, खतरनाक जानवर होगा, वो उनके पास नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे वो, तो उनके लिए एक खतरा होता था कि कोई भी जानवर आकर उनके साथ मतलब कि उनको मार सकता है, अटैक करके उनको मतलब कि अपना उनका क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। तो जब अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो उनको इस चीज का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें उस समय हमें कहाँ से इसके बारे में पता चला है कि उन्होंने अपने जानवर जो है वो पालना स्टार्ट कर दिया था। ये हमें पता चला है गारो हिल्स में, कुछ हमें इसके अवशेष मिले हैं। गारो हिल्स में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर जिन्हें हमें कहा जाता है राज्य को, उसमें पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा वगैरह में। इस तरह से हमें वहां से हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है। और ये विंध्यास की जो हमारी पहाड़ियां हैं, विंध्यास रेंज जो है, वहां से भी हमें ये इस चीज के अवशेष मिले हैं कि इन्होंने इसको भेड़, बकरी, गाय, भैंस इनको पालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो इस एनसीईआरटी से इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी से, क्लास 6 की हिस्ट्री से हमें एक और क्वेश्चन देखने को मोस्टली मिलता है कि सबसे पहले जो राइस थे वो कहाँ पे ग्रो हुए थे इंडिया में, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो, क्योंकि अगर अभी के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि जो राइस थे वो सबसे पहले हमारे चाइना में आए हैं। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो चाइना में ग्रो किए गए हैं सबसे पहले राइस। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें ये चीज़ विंध्यास, जो नॉर्थ ऑफ विंध्यास है, वहाँ से हमें पता चल गया है, जिसको कि मतलब नॉर्थ ऑफ विंध्यास मतलब कि साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। साउथ ऑफ गंगा जिसे कि मगध भी कहा जाता था उस समय। और मगध कहाँ पे है? बिहार। जो आज के जो स्टेट बिहार है उसको हम मगध कहते थे पहले। तो वहां से हमें पता चला है, नॉर्थ ऑफ इंडिया से हमें पता चला है कि जो ये राइस थे वो ग्रो किए गए थे सबसे पहले नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, ठीक है। वहां से इसके अवशेष मिले हैं हमें, ठीक है। ये देखो मैंने जो गारो हिल्स आपको बताई थी, ठीक है, ये रही गारो हिल्स, ठीक है। ये रही विंध्या हिल्स जहाँ से हमें पता चला है कि ये इसके ऊपर हमारा रहा नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो राइस थे वो यहाँ पे ग्रो किए गए थे सबसे पहले, ठीक है। और ये रही हमारी कीर्तिहार और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको अलग से भी बता रखा है, ये रही कीर्तिहार और ये सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला है कि लोगों ने जो है वो अपना ये जो अपना वीट और बार्ले जो था वो फसल को उगाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारी इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है कहाँ से? हमारी ओरिजिनेट होती है इंडिया से होते हुए, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होके इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान से फिर जाके वो कहाँ पे ड्रेन कर जाती है, और अपना अरेबियन सी में, ठीक है, वहाँ पे वो ड्रेन कर जाती है। तो ये लगभग 4700 साल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ जो थी वो फ्लरिश्ड हुई थी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल। मतलब कि लोथल तो काफ़ी दूर आ गया इससे, लेकिन मतलब इस तरह की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी फ्लरिश्ड हुई थी इसके आसपास। और लोग तो स्पेशली उस समय जो नदी, जो पानी का जो एरिया होता था, जहाँ पे पानी होता था वहीं पे जाके बसते थे। क्यों? क्योंकि पानी की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। बिना पानी के वो अपना लाइफ, अभी भी हम अगर देखें तो बिना पानी के हम अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उस समय भी वो उनको सरवाइव करने के लिए वो इस तरह की जगह को ढूंढते थे जहाँ पे पानी हो, ठीक है। और धीरे धीरे वो फसल भी उगाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो फसल के लिए उनको क्या चाहिए होता था? पानी चाहिए होता था।
तो इसके लिए वो इसीलिए वो क्या करते थे कि जहाँ जहाँ पे पानी होता था वो वहाँ वहाँ पे अपना मतलब कि बसेरा डाल देते थे, वहाँ वहाँ पे वो बस जाते थे। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग के 4700 पहले की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर के पास काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पे बसने लग पड़े थे। इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बसने लगे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लगभग 2500 साल पहले वो फिर वहाँ से जाके शिफ्ट हो गए गंगा, और गंगा जो नदी है और उसके अलावा जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे जाके वो बस गए। ठीक है, और जो साउथ साउथ ऑफ द गंगा जो है उसको हम क्या कहते हैं, मगधा कहते हैं, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था जिसके बारे में कि जो आज का हम जिसे बिहार कहा जाता है, आज का बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर की और गंगा रिवर की दोनों की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है हमारी, अगर हम लेफ्ट की बात करें, इंडस रिवर के जो लेफ्ट की है, मतलब ये ईस्ट में, इंडस रिवर के ईस्ट की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारी जांस्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बियास रिवर, सतलज रिवर, फिर पंजाब रिवर, ठीक है, घाघर हकरा रिवर, लूनी रिवर। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इंडिया की रिवर की बात करें तो ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, घाघर हाकरा रिवर और लूनी रिवर, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे लिए, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भाखड़ा बांध जो है वो हमारा डैम बना हुआ है। फिर गोविंद सागर लेक है जो कि भाखड़ा बांध बनने से बनी है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल लेक नहीं है और सबसे बड़ी मतलब कृत्रिम झील है वो, मतलब मैनमेड झील है वो हमारी गोविंद सागर। ठीक है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो जो झेलम रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हमारी पीर पंजाल जो रेंज है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वहाँ पे एक वेरिंग स्प्रिंग करके जगह है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सुरू रिवर की अगर हम बात करें तो वो पेंजिला ग्लेशियर है, एक पेंजिला ग्लेशियर कहाँ पे ये अपना पड़ता है, जो कारगिल का जो एरिया है उस एरिया में ये पड़ता है। ठीक है, और पेंसिला जगह है एक, पेंसिला, ठीक है, पेंसिला जगह से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रावी नदी की अगर हम बात करें तो चंबा से ये ओरिजिनेट होती है। सतलज रिवर जो है वो अपना ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में कहाँ से, तिब्बत में अपना रक्षाताल लेक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हाकरा रिवर, लूनी रिवर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड में हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ता है, तो राइट साइड में ये अफगानिस्तान से तो कोई भी रिवर नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ से हमें श्योक रिवर, हुंजा रिवर, ठीक है, गिलगिट रिवर, सवात रिवर, कुन्नार रिवर, काबुल रिवर, कुराम रिवर, ठीक है, और गोमाल रिवर, जोहाब रिवर, ये कुछ जो हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हमें इन सब के बारे में हमें याद नहीं रखना है, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि झेलम होगी, चिनाब होगी, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज होगी, ठीक है, फिर घाघर हाकरा रिवर होगी, लूनी रिवर होगी, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने गंगा जो रिवर है हमारी उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये देखो, इसकी गंगा की हमारी आ गई, यमुना रिवर है। ठीक है, फिर अपना ये शारदा, ठीक है, फिर घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है, फिर ये तीस्ता, काफ़ी ज़्यादा इसकी जो सोन, ठीक है,
फिर तामसा, ठीक है, बेटवा, चंबाल, बनास, सागर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, ठीक है। और ये अपना इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज। ये आ गया हमारा, ये है मेन रिवर हमारी। एक मिनट, ये आ गई हमारी मेन रिवर इंडस रिवर, ठीक है। और इसके जो ईस्ट में है, इसके ईस्ट में है हमारी ये वाली सोहान, झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, सतलज, बियास, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है कुन्हार, ठीक है, ये आ गई हमारी इंडस रिवर के लेफ्ट साइड में, ठीक है। और राइट साइड में ये आ गई हमारी काबुल, सब्बात, कुन्नार, ठीक है। फिर टोची, ठीक है। फिर गुमाल, जोहाब, कुंदार, ठीक है। ये हमारी आ गई इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज सारी, ठीक है। और ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ये हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमें याद रखनी है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज होती हैं कि मतलब ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, ठीक है। वो ऐसी मतलब छोटी छोटी नदियां होती हैं दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो कि फ्लो करती हैं एक बड़ी नदी में, ठीक है। मतलब कि कुछ छोटी छोटी नदियां जो फ्लो करती हैं बड़ी नदियों में, ठीक है। जैसे चिनाब, इंडस रिवर काफ़ी बड़ी नदी है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखो तो ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से और ड्रेन हो रही है कहाँ पे, अपना अरेबियन सी में जाके, ठीक है, पाकिस्तान से नीचे अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो रही है। और इसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो रास्ते में इनको मिल रही हैं, इंडस रिवर को, सतलज, चिनाब, रावी, ये रास्ते में इनको मिल रही हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं ये, जो कि बड़ी नदी में विलीन हो रही हैं और जाके फिर ड्रेन हो रही हैं कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, अपना अरेबियन सी में, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि पहले लोग जब एनिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, प्राचीन समय की अगर हम बात करें, तो लोग जो होते थे वो ट्रैवल करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रैवल करते थे। चाहे उसमें आपको रास्ते में पहाड़ आए, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है, या फिर हिमालयास, कोई भी डेजर्ट हो, रिवर्स हों, ठीक है, सीज हों, कुछ भी आए, लेकिन वो अपनी जर्नी करते थे पहले, ठीक है। कितना भी उनके लिए खतरा क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी जर्नी करते थे। उनके लिए कोई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं थी उस समय, ठीक है। और जो वो जो आदमी औरत वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और कभी कभी वो इसलिए भी दूसरी जगह जाते थे क्योंकि खतरा होता था किसी अपना नेचुरल डिजास्टर का। नेचुरल डिजास्टर में क्या आ जाता है हमारी, नेचुरल डिजास्टर में फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट्स आ जाते हैं, फेमिन आ जाते हैं, ठीक है। फिर अपना अगर आपको मान लो अर्थक्वेक्स हैं, उसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय जो थे वो उनके लिए एक तरह से ये चैलेंजेस थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कि भाई अगर कोई मूव कर रहा है, उनको ना चाहते हुए भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनको वो जगह छोड़नी पड़ती थी, ठीक है। तो इस वजह से भी वो ट्रैवल करते थे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और जो कई बार जो मतलब कि राजा होते थे, ठीक है, राजा महाराजा होते थे, वो अपनी आर्मीज को लेकर मतलब किसी दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे वो दूसरी जगह पे, किसी दूसरी जगह को कॉन्कर्ड करने के लिए, जीतने के लिए वहां पे जाते थे और फिर वो वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। कई बार जो जहाँ पे वो लोग रह रहे होते थे वहां पे पानी जो सूख जाता था, जो कि नेचुरल डिजास्टर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में ड्राउट्स, जो सूखापन, ठीक है, मिट्टी सूख जाती थी तो फसल नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से भी वो अपने जगह को बदलते रहते थे, ठीक है। और कुछ लोग जो थे वो इसलिए ट्रैवल करते थे क्योंकि वो नई जगह को खोजना चाहते थे, ठीक है, नई जगह को खोजना चाहते थे, उनको डिस्कवर करना चाहते थे और कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस वो ढूंढना चाहते थे,
इसलिए वो ट्रैवल करते थे अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि उनको नई जगह ढूंढना पसंद था, फिर ट्रैवल करना पसंद था, वो ज़्यादा दूसरी जगह पे रहना पसंद था, उनके कल्चर को देखना पसंद था, ठीक है, दूसरी जगह का रहन सहन देखने के लिए वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी पुराने टाइम में। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अभी लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? अभी लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि अ, जैसे कि अपनी इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, एडवेंचर के लिए वो लोग ट्रैवल करते हैं। किसी दूसरी जगह का मतलब कल्चर, फोक डांस, वो अपना मतलब कि उसको जानने के लिए वो ट्रैवल करते हैं कि भाई अगर मान लो मैं अगर हमारा इंडिया का कोई बाहर जाता है, इंडिया का कोई भी इंसान अगर बाहर जाता है तो वो हो सकता है कि इस वजह से गया हो कि वो उसको किसी दूसरी कंट्री के बारे में, किसी दूसरे देश के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके संविधान के बारे में जानने की इच्छा हो, इसलिए वो जाना चाहता हो। या फिर कोई बाहर से हमारे देश में आता है तो वो एक मतलब कि उस देश के बारे में जानने के लिए, वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो यहाँ पे आ सकता है। जैसे अगर हम पुराने समय की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा फायान, ठीक है, एक चाइनीज दूत था, वो इंडिया आया था, उन्होंने इंडिया के बारे में जाना, ठीक है, फिर वो धर्म जो फैल इंडिया में था उसको, उसकी जो स्क्रिप्ट्स थी उनको बदला, फिर अपने देश में जाकर उसको फिर अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर किया और फिर लोगों तक पहुंचाया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अभी के समय तो मोस्टली लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ऐसा मतलब कि कई बार हो जाता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी लोगों को अभी भी किसी दूसरी जगह प्लान करना पड़े, ठीक है, किसी दूसरी जगह रहना पड़े। और ऐसा अभी भी कई बार हो जाता है। जैसे आपको अभी बताएं तो 2015 में जैसे हमारे नेपाल में भूकंप आया था, तो लोगों ने, काफ़ी लोगों के घर जो थे वो टूट गए थे, ठीक है, और वो मतलब कि वहाँ पे उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो वो क्या किया था उन्होंने कि वो अपनी जो जगह थे वहाँ पे जो रह रहे थे वहाँ से फिर वो दूसरी जगह चले गए थे, ठीक है। तो इस वजह से लोग प्लान करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा इस लेसन से हमें पता चलता है कि जो हमारा देश है भारत, ठीक है, इसके बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो पुराने समय के जो लोग थे, ईरानियन थे, ग्रीक्स थे, उन्होंने क्या किया कि हमारा जो देश है इसका नाम इंडिया एंड भारत, दो नाम, वैसे तो चार नामों से जानते हैं हम अपने देश को, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया और आर्यभट्ट हो गया, ठीक है। आर्यभट्ट तो इसलिए क्योंकि जो हमारे एक आर्यभट्ट थे जिन्होंने कि जीरो का आविष्कार किया था, मैथमेटिशियन थे वो एक, ठीक है, तो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, तो इस वजह से उनको आर्यभट्ट कहा जाता है हमारे देश को। और दूसरा हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। इंडिया और भारत क्यों कहा जाता है ये इस लेसन के थ्रू बताया गया है कि जो वर्ड है इंडिया, ये कहाँ से आया है, इंडस रिवर से। जो इंडस रिवर के बारे में पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे पहले ये ओरिजिनेट होती तिब्बत से, फिर उसके बाद इंडिया में एंटर होती है, तो इस करके इसको इंडिया कहा गया। इंडस रिवर की वजह से हमारे देश को इंडिया कहा गया। क्यों? पहले जो इसका नाम था वो सिंधु था। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जो ईरानियन थे और ग्रीक्स थे जो आए थे हमारे देश में, ठीक है, व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी वजह से, तो उन्होंने क्या किया कि उनको मतलब कि इस प्रोनाउंसिएशन में ये थोड़ी दिक्कत होती थी, वो अपनी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते थे, ठीक है। तो लगभग 2500 साल पहले वो यहाँ पे इंडिया में जब आए तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, हिंदोस कहा, ठीक है, इस नदी को हिंदोस कहा और इंडोस कहा। तो इंडोस की वजह से जो हमारे देश का नाम है जो वो इंडिया बन गया। और जो इंडस रिवर जो थी उसके जो ईस्ट में जो लोग रहते थे, ठीक है, उसके ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था, उनको भारत कहा जाता था। और बाद में जो ये नाम था वो यूजुअली हमारे देश के लिए यूज होने लगा, ठीक है। जो ईस्ट इंडस रिवर जो थी उसके जो ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था, ठीक है। तो उन सॉरी ईस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में,
जो पीपल थे, द नेम ऑफ भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था। और बाद में ये कहाँ पे यूज होने लगा, मेंशन किया गया हमारे, इसका जो जिक्र है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, कि जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था, और लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में इसका जो यूज था वो देश के लिए होने लगा, इस नाम का, भारत नाम का, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे ईरानियन और ग्रीस दो कंट्री का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से अगर हम ईरान की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट है ये, मतलब एक हिसाब से मिडिल ईस्ट। और जो ग्रीस है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और जो ईरान है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो यहाँ से लोग आए थे अपना इंडिया में, और सिंधु रिवर के पास यहाँ पे इन्होंने रहे, और फिर इन्होंने नाम दिया हमारे देश को इंडिया और हिंदू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो ईरान है उसकी कैपिटल के बारे में हमसे पूछा जा सकता है, ग्रीस की कैपिटल के बारे में हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल तो आप सबको पता ही होगी, ठीक है। तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है, ठीक है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तेहरान, ठीक है, तेहरान, तेहरान, ठीक है। और जो अपना ग्रीस है उसकी जो कैपिटल है वो है एथेंस, ठीक है, एथेंस। और इसकी करेंसी भी हम देख लेते हैं, इसकी जो करेंसी है ग्रीस की, वो उसको हम यूरो वहाँ पे चलता है, और जो ईरान है वहाँ पे ईरानियन रियाल चलता है, ठीक है, ठीक है, ईरानियन रियाल्स। तो ये इसकी करेंसी कैपिटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये जो लेसन है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये दो पार्ट में है, तो आज का जो ये पहला पार्ट है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दूसरे पार्ट में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये पास्ट है हमारा, इसकी जो जानकारी है हमें वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, फिर इंस्क्रिप्शन से हमें इसकी जानकारी मिलती है, लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्च करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा फिर जो अवशेष दबे हुए मिलते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा और आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी इस एरा में, मतलब कि इस समय अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको और अच्छे से कर पाएँ, और ये लेक्चर किसी ना किसी तरह से उनकी मदद करने पाए, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।